नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ भारत के विदेश संबंध। विद्यार्थियों, आज भारत के विदेश संबंध में हम जानने का प्रयास करेंगे कि चीन के साथ भारत के किस प्रकार से शांति और संघर्ष के दिन रहे हैं। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत आजाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की थी। चीनी क्रांति 1949 में हुई थी, 1949 में हुई थी और इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस सरकार की मदद की। नेहरू के कुछ सहयोगियों मसलन सरदार वल्लभ भाई पटेल की आशंका थी कि आगामी दिनों में भी चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है। मतलब वल्लभ भाई पटेल जो थे, उन्होंने यह आशंका व्यक्त की कि चीन कभी भी भारत पर चढ़ाई कर सकता है, लेकिन नेहरू सोच रहे थे कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं है। बहुत दिनों से भारत की चीन से लगती सीमा पर सेना के बजाय अर्धसैनिक बल रखवाली कर रहे थे। मतलब चीन की सीमा पर सैनिक बलों की अपेक्षा अर्धसैनिक बलों के द्वारा रखवाली की जा रही थी। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाई एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में यह एक कदम था। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा करते थे और उनके स्वागत में बड़ी भीड़ जुटती थी। ताकत के तीनों साधन संपदा, धन और जन से हीन एक देश अब बड़ी तेजी से सभ्य जगत में एक नैतिक ताकत के रूप में पहचान हासिल कर रहा है। उसकी आवाज को दिग्गज देशों की जमात में बड़ी इज्जत के साथ सुना जाता है। सी राजगोपालाचारी एडविना माउंटबेटन को एक पत्र में 1950 में इन्होंने लिखा। तो विद्यार्थियों, 29 अप्रैल 1954 में जो चीन के प्रमुख चाउ एन लाई और प्रधानमंत्री नेहरू जी के बीच में जो 5 सिद्धांतों के आधार पर यानी पंचशील सिद्धांत की जो घोषणा की थी, उसके प्रमुख बिंदुओं को मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी विद्यार्थियों। पहला बिंदु था इसमें दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, यानी कि अन्य कोई भी दूसरा देश है उनके किसी भी मामले में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चीन भारत में हस्तक्षेप नहीं करेगा, भारत चीन और अन्य देशों में किसी में भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे देश पर भी कोई आक्रमण नहीं करेगा, ना चीन भारत पर ना भारत चीन पर। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करेंगे, दोनों देश मिलकर के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनाएंगे, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देंगे, सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। तो चीन की प्रभुसत्ता का सम्मान हम भी करेंगे, अखंडता का सम्मान करेंगे और चीन भी हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, पंचशील संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफी हद तक दूर कर दिया था और यह आशंका भी बिल्कुल समाप्त कर दी थी कि चीन कभी हमारे ऊपर आक्रमण भी करेगा या चीन किसी भी प्रकार से हमारी भारत की सीमा का उल्लंघन भी करेगा। इस संधि के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और विश्वास बहाली काफी लंबी चली और इसी बीच हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगाया जाने लगा। इसके बाद चीन का आक्रमण 1962। चीन के साथ भारत के इस दोस्ताना रिश्ते में 2 कारणों से खटास आई। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। पंचशील सिद्धांत से पहले चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बना चला आ रहा था, वह खत्म हो गया। प्रारंभ में भारत सरकार ने, ये ऊपर हमारे बताया गया है, ये तिब्बती राज्य के बारे में, इसको एक बार हम देख लेते हैं। तिब्बत
ये मध्य एशिया का मशहूर पठार है। ऐतिहासिक रूप से तिब्बत भारत और चीन के बीच विवाद का एक बड़ा मसला भी रहा है। अतीत में समय समय पर चीन ने तिब्बत पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया और कई दफा तिब्बत आजाद भी हुआ। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। तिब्बत के ज्यादातर लोगों ने चीनी कब्जे का विरोध किया। 1954 में जब भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो इसके प्रावधानों में एक बात यह भी शामिल थी कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। चीन ने इस प्रावधान का अर्थ लगाया कि भारत तिब्बत पर चीनी दावेदारी की बात को स्वीकार कर रहा है। 1956 में चीनी शासनाध्यक्ष चाउ एन लाई भारत के आधिकारिक दौर पर आए तो साथ ही साथ तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भी भारत पहुंचे। उन्होंने तिब्बत की बिगड़ती स्थिति की जानकारी नेहरू को दी और चीन आश्वासन दे चुका था कि तिब्बत को चीन के अन्य इलाकों से कहीं ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी। 1958 में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को चीन की सेनाओं ने दबा दिया। स्थिति बिगड़ती देखकर तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश कर लिया और 1959 में भारत से शरण मांगी। भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी और चीन ने भारत के इस कदम का विरोध किया। पिछले 50 सालों में बड़ी संख्या में तिब्बती जनता ने भारत और दुनिया के अन्य देशों में शरण ले ली। भारत में खासकर दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों की बड़ी बड़ी बस्तियां बनी हुई हैं और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में संभवतः तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती भी बनी हुई है। दलाई लामा ने भी भारत में धर्मशाला को ही अपना निवास स्थान बनाया और 1950 और 1960 के दशक में भारत के अनेक राजनीतिक दल राजनेताओं ने तिब्बत की आजादी के प्रति अपना समर्थन भी जताया और इन दलों में सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ भी शामिल हैं। चीन ने स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र बनाया और इस इलाके को वह चीन का अभिन्न अंग मानता है। तिब्बती जनता चीन के इस दावे को नहीं मानती कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में चीनी बाशिंदों को तिब्बत लाकर वहां बसाने की चीन की नीति का तिब्बती जनता ने विरोध किया और तिब्बती चीन के इस दावे का भी वो नकारते हैं कि तिब्बत को स्वायत्तता दी गई है। वे मानते हैं कि तिब्बत की पारंपरिक संस्कृति और धर्म को नष्ट करके चीन वहां साम्यवाद को फैलाना चाहता है। तो चीन ने इस प्रकार से तिब्बत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और तिब्बत को एक प्रकार से स्वायत्त बनाए जाने की भ्रामक धारणा फैला करके वहां पर इस प्रकार से वह अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा है, अपना कब्जा जमाना चाहता है। इसके बाद ये देखिए भारत और चीन सीमा विवाद को हम देखें तो यह नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से बनाया गया भारत का मानचित्र नहीं है। इसमें दिखाई गई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा प्रामाणिक सीमा रेखा नहीं माना जाए इसे। तो आप इसमें देख सकते हैं भारत और चीन सीमा को किस प्रकार से इसमें दिखाया गया है। ये तिब्बत है, चीन है और यहीं पर ये देखिए आप गंगटोक, दार्जिलिंग, इस चीज में चीन ने इस क्षेत्र को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्थापित कर रखा है, जिसमें कि वहां की जनता जबकि कहती है कि तिब्बत जो है कोई स्वायत्त क्षेत्र नहीं है। खबरदार, अब अगर कोई भी नागवार हरकत होती है तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से चीन के साथ 1960 में सीमा विवाद उठा और नेहरू और माओ सेतुंग के बीच बातचीत व्यर्थ साबित हुई। ये देखिए वहां के 1962 में जिस प्रकार से युद्ध हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई, ये सब इनकी सब एक तरह से खत्म हो गया। ये
वी के कृष्ण मेनन है, वो राजनयिक एवं मंत्री 1934 और 1947 के बीच इंग्लैंड की लेबर पार्टी में सक्रिय, इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त एवं बाद में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के मुखिया, राज्यसभा के सांसद एवं बाद में लोकसभा सांसद और 1956 से संघ कैबिनेट के सदस्य और 1957 से रक्षा मंत्री और 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। अभी देखिए, नेफा लद्दाख क्षेत्र में एक साथ भीषण आक्रमण, 2 भारतीय चौकियों का पतन, एक भारतीय हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया, चीनियों से अंत तक मुकाबला होगा, इस प्रकार से। तो चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया। बहरहाल तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें जैसे जैसे सामने आने लगी, वैसे वैसे भारत की बेचैनी भी बढ़ती चली गई और तिब्बत ने धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी और 1959 में भारत ने उन्हें शरण भी दे दी। और चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीनी विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा है। मतलब चीन ने आरोप क्या लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीनी विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा है। इसी आधार पर उसने अपने मन में शंका बिठाते हुए इससे कुछ दिन पहले भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी उठ खड़ा हुआ था और भारत का दावा यह था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है, लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता और मुख्य विवाद चीन से लंबी लंबी सीमा रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में था। चीन ने भारतीय भू क्षेत्र में पड़ने वाले 2 इलाकों, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा और उत्तर पूर्वी सीमांत भी कहा जाता था। 1957 से 59 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया और इस इलाके से उसने रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए एक सड़क बनाई और दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच लंबी लंबी चर्चाएं और बातचीत चली, लेकिन इसके बावजूद मतभेद को सुलझाया नहीं जा सका और दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़प हो गई। सच कहूं तो श्री राजगोपालाचारी की चाउएन लाई सच कहूं तो उनको चाउएन लाई लेकर मेरे मन में बड़े अच्छे भाव जागे। मेरा ख्याल है कि चीन के शासनाध्यक्ष अच्छे इंसान है और उन पर भरोसा किया जा सकता है। ये श्री राजगोपालाचारी ने एक पत्र में दिसंबर 1956 में लिखा। अब समकालीन विश्व राजनीति के पहले अध्याय में भी हम क्यूबा के मिसाइल संकट पर चर्चा कर चुके हैं और क्या इस बात को आप याद है कि जिस समय पूरे विश्व का ध्यान 2 महाशक्तियों की तनातनी से पैदा इस संकट की तरफ लगा हुआ था, ठीक उसी समय चीन ने 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी से व्यापक स्तर पर हमला कर दिया। पहला हमला 1 हफ्ते तक चला और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। हमले का अगला दौर नवंबर महीने में शुरू हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी, लेकिन पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्से के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट गई जहां वे हमले से पहले के वक्त में तैनात थी। अभी देखिए एक व्यंग क्या कहा गया है कि मैंने सुना है कि 1962 के युद्ध के बाद जब लता मंगेशकर ने ए मेरे वतन के लोगों गाया तो नेहरू भरी सभा में रो पड़े थे। बड़ा अजीब लगता है कि यह सोचकर कि इतने बड़े लोग भी किसी भावुक लम्हे में रो पड़ते हैं। ये बहुत बड़ा व्यंग किया गया है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि इतने बड़े बड़े नेता, बड़े लोग जो हैं कभी भावुक भी हो सकते हैं अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए। चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह धक्का भी लगा और इस संकट से उबर कर भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार भी लगानी पड़ी और सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना रहा। और चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट भी पहुंची, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्र भावना भी बलवती हो गई और कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। नेहरू के नजदीकी सहयोगी तत्कालीन रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा और नेहरू की छवि भी और थोड़ी धूमिल हो गई वैश्विक स्तर पर। और चीन के इरादों को समय
रहते न भांप सकने और सैन्य तैयारी न कर पाने को लेकर नेहरू की बड़ी आलोचना की गई, जबकि पटेल ने इस चीज को पहले ही भांप लिया था कि चीन जो है हमारा कभी सहयोगी राष्ट्र नहीं हो सकता है। उसके साथ हमारे खतरे की घंटी को उन्होंने पहले ही भांप करके बता दिया था, लेकिन नेहरू पूरी तरह से आश्वस्त थे। पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया और लोकसभा में इस पर बहस हुई, लंबी बहस हुई और इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनावों में पटकने भी खाई, मतलब परास्त भी हुए। देश का राजनीतिक मानस बदलने लगा था। अब यहाँ देख सकते हैं आप कुछ आगे 1962 के बाद भारत चीन संबंध किस प्रकार के थे। भारत और चीन के बीच संबंधों का सामान्य होने में करीब 10 साल लग गए। 1976 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल हो सके और शीर्ष नेता के तौर पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी, वे तब विदेश मंत्री थे, 1979 में चीन के दौरे पर गए और बाद में नेहरू के बाद राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए और इसके बाद से चीन के साथ भारत के संबंधों में ज्यादा जोर व्यापारिक मसलों पर रहा और समकालीन विश्व राजनीति की किताब में हमने इन बातों को पढ़ा है। भारत चीन संघर्ष का असर विपक्षी दलों पर भी हुआ और इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भाकपा के अंतर्गत बड़ी उठापटक भी मची और सोवियत संघ का पक्षधर खेमा भाकपा में ही रहा और उसने कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ाई। दूसरा खेमा कुछ समय के लिए चीन का पक्षधर रहा और यह खेमा कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की नजदीकी के खिलाफ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई और इस पार्टी के भीतर जो खेमा था, जो गुट था, वो चीन का पक्षधर था। उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM माकपा बनाई और चीन युद्ध के क्रम में माकपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डावाडोल स्थिति के प्रति सचेत भी कर दिया और यह इलाका अत्यंत पिछड़ी दशा में था और अलग अलग पड़ गया और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से भी इसका यह चुनौतीपूर्ण रहा और चीन युद्ध के तुरंत बाद इस इलाके को नई तरतीब से डालने की कोशिश भी शुरू की गई। नागालैंड को प्रांत का दर्जा भी दिया गया और मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार भी इन्हें मिला। इसमें हम देख सकते हैं विद्यार्थियों की हकीकत एक फिल्म, इस फिल्म की पृष्ठभूमि में 1962 के चीनी आक्रमण को दर्शाया गया है और भारतीय सेना की छोटी सी टुकड़ी लद्दाख क्षेत्र से में घिरी हुई है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं और सेना का कप्तान बहादुर सिंह स्थानीय घुमंतु कबीले की एक लड़की कम्मो की मदद से इस टुकड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करता है और इस कोशिश में बहादुर सिंह कम्मो दोनों शहीद हो जाते हैं और भारतीय टुकड़ी के जवान पूरे प्राणपण से चीनी हमलावरों से मुकाबला करते हैं, परंतु अंततः उन्हें अपनी जान न्यौछावर करनी पड़ती है और यह फिल्म सेना के जवान के सामने आने वाली चुनौतियों, दिक्कतों के साथ साथ चीनी विश्वासघात से उपजी राजनीतिक निराशा का भी मुआयना करती है, माने उनको प्रदर्शित करती है, उनको फिल्माती है, दिखाती है। इस फिल्म में युद्ध के दृश्यों को रचने के लिए डॉक्यूमेंट्री फुटेज का काफी इस्तेमाल भी किया गया और हकीकत युद्ध आधारित फिल्मों की विद्या में अहम स्थान रखती है। वर्ष 1964 में ये इस पिक्चर को लेकर आया गया और निर्देशन थे चेतन आनंद, अभिनय था धर्मेंद्र, प्रिया राजवंश, बलराज साहनी, जयंत सुधीर, संजय खान और विजय आनंद का। इन सब के बावजूद भी विद्यार्थियों, मैं बात करना चाहूंगी अभी हाल की घटना की, जिसमें गलवान घाटी पर संघर्ष हुआ था भारत चीन के मध्य और ये दोनों देश काफी समय से मित्रवत पड़ोसी के रूप में रह रहे हैं और देखा जाए तो चीन का आर्थिक व्यापार का सबसे बड़ा बाजार भारत ही देखने को हमें मिलता है और इसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हमारे संबंध कहीं खटास भरे भी रहे, कहीं मित्रतापूर्ण भी रहे, लेकिन यदि हम बात करें कि चीन अपनी इस प्रकार की युद्धपूर्ण या साम्राज्यवादी जो भावना उसकी है उससे कभी निजात नहीं पा सका है और भारत और चीन के रणनीतिक जानकार पूर्वी लद्दाख कि गलवान घाटी की वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे LAC कहा जाता है, इस पर दोनों देशों के बीच में 15 जून
2020 के सैन्य टकराव मतलब पिछले साल ही 15 जून में निहितार्थ परिणामों पर काफी बहस भी हुई और काफी इस प्रकार से गुत्थम गुत्थी हुई, मतलब उसको संघर्ष का रूप ही हम कह सकते हैं कि वह हमारी सीमा पर किसी भी प्रकार से अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। और भारत और चीन के बीच की सीमा पर शांति को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख मुद्दे रहे, जिनमें सबसे बड़ा इन मुद्दों पर जो पूरी चर्चा करने की मांग रही, इन मुद्दों पर सबसे पहला मुद्दा था दोनों देशों के बीच सीमा विवाद की प्रकृति और दो सबसे बड़े परमाणु सशस्त्र एशियाई पड़ोसियों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के भविष्य की बात की गई। लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञों और इन मुद्दों को इस तरह दरकिनार कर दिया गया जैसे कि वे मायने ही नहीं रखते हैं और इनका कोई सिर्फ रणनीतिक महत्व ही है। और इसी प्रकार राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी 2018 और 2019 में अपने अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में संवाद की सकारात्मक प्रकृति को अति राष्ट्रवाद और अंध राष्ट्रीयता से बचाने और नए जोश और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और दोनों देशों के बीच अगर युद्ध होता रहा तो महज बाहरी निहित स्वार्थों के चलते ही होगा, जैसा कि अतीत में रहा उसी प्रकार से ही जैसे कि 1962 में और उसके बाद भी इन चीजों का रहा, तिब्बत समस्या में भी रहा। तो इन सभी बातों को देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि गलवान घाटी में जो 15 जून की झड़प हुई, भारतीय जवानों की जानें भी चली गई, जिसकी जांच भी की जा रही है और एक दूसरे के उल्टे दावे, उचित परिसीमन, एलएसी के निर्धारण की आवश्यकता बहुत जरूरी है, इसको रेखांकित करना बहुत जरूरी है। ये एक अहम मुद्दा है और लंबे समय से ये लटका हुआ है और इस बात को बड़े बड़े मामलों को हल करने के लिए समझौतों की आवश्यकता होती है। भारत का दुर्भाग्य सबसे बड़ा यह है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिखाई गई हठधर्मिता से हमें बचना चाहिए और चीन के साथ शांति वार्ता का रास्ता अपनाने का साहस हमें करना चाहिए। हम म्यांमार और चीन के अनुभव से सीख सकते हैं और म्यांमार की घटना को भी हम देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में म्यांमार को किस प्रकार से म्यांमार के अंदर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। वहां की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक तरह से 1 साल के लिए इमरजेंसी में डाल दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, सभी अंतरजालीय संचार के साधनों को बंद कर दिया गया है। भारत और चीन शांति से पड़ोसी के रूप में रह सकते हैं, जैसा कि ये दोनों ऐतिहासिक रूप में ऐसा कर चुके हैं। और तीसरे पक्ष के प्रेरित हस्तक्षेप का मतलब ये हो सकता है कि अगर हम तीसरे पक्ष में यदि अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका का बीच में आना किसी न किसी प्रकार से हम दोनों चीन और भारत के हस्तक्षेप को निश्चित भारत और चीन के दोस्ताना संबंधों को किसी न किसी प्रकार से गलत साबित कर सकता है। तो इसलिए तीसरे हस्तक्षेप की हमें बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और इस संघर्ष को बढ़ावा देने वाली जो अहम घटना हुई है वह भारत में दिसंबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य के स्वायत्त दर्जे को खत्म कर देना और उसकी जगह जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश को स्थापित किया जाना और लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अक्साई चीन और गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्रों पर भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों के अपने अपने दावे रहे हैं और सीमा विवाद का हल इन प्रतिद्वंदी दावों के शांतिपूर्ण समाधान पर निर्भर करता है। जरूरत इस बात की है विद्यार्थियों कि भारत इन परस्पर विरोधी हितों के अस्तित्व को स्वीकार करे और अपने गंवा चुके क्षेत्रों को फिर से हासिल करने की कोशिश के बजाय प्रतिद्वंदियों के दावों से निपटने के लिए एक समझौता फार्मूला तैयार करे, जिससे कि हम इन सभी रणनीतियों से, इन सभी विवादों से निजात पा सकें। तो इसी के साथ ही विद्यार्थियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। भारत चीन के मध्य हुए संघर्ष और शांति समझौतों को हम भलीभांति समझे होंगे। भारत चीन के बीच में दोस्ताना संबंध बन सकते हैं अगर हम छोटे मोटे विवादों को, सीमा विवादों को किसी समझौते के माध्यम से सुलझाना चाहें तो निश्चित रूप से यह समाधान हमारे सामने आ सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम इसे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम भारत का पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है और किन किन विषयों को लेकर विवाद रहा है, इन सभी बातों को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार।